हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का अपना बायोलॉजी में जो टॉपिक है वो है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, यानी स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। जो पौधों में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक जनन द्वारा हमने जो बीज का निर्माण किस प्रकार होता है वो पढ़ लिया। इसके बाद में कुछ जनन की ऐसी विधियाँ भी होती हैं जिसमें निषेचन के बिना ही कंप्लीट प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और ऐसी जो मेथड होता है वो क्या होता है, स्पेशल मेथड होते हैं। यानी लैंगिक जनन के अलावा भी कुछ ऐसी विधियां हैं जिनमें निषेचन के बिना भी क्या किया जा सकता है, कंप्लीट प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। तो जनन की ऐसी विधियां जिसमें निषेचन के बिना कंप्लीट जो पूरे कंप्लीट प्लांट को प्राप्त किया जा सकता है, कंप्लीट प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेथड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बताओगे स्पेशल मेथड की? क्योंकि पेड़ पौधों में क्या होगा, लैंगिक जनन भी हो सकता है और अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब हो गया, अलैंगिक का पार्ट होता है कायिक जनन। कायिक जो पौधे कायिक भागों द्वारा होने वाला जनन। कायिक भाग कौन से होते हैं? जड़, तना और पत्ती। आगे बताता हूँ मैं। सबसे पहले इसकी स्पेशल मेथड की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या लिखोगे? जनन की ऐसी विधि जिसमें निषेचन के बिना पूरे पादप को विकसित किया जा सकता है, क्या कहलाती है? स्पेशल विधियाँ कहलाती है। विशिष्ट विधियाँ कहलाती हैं। प्लांट्स में कौन कौन से जनन होंगे? एक तो लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन कैसे होता है हमने पढ़ लिया। लैंगिक जनन भी होता है और क्या होगा, कायिक जनन भी होता है। कायिक जनन पौधे, कायिक जनन किसका पार्ट होता है? अलैंगिक जनन का ही पार्ट होता है, भाग होता है। कायिक जनन पौधे के कायिक भाग होते हैं। किससे? पौधे के कायिक भाग। कायिक भागों द्वारा ही क्या होता है, ये कायिक जनन होता है। कायिक जनन होता है। कायिक भाग कौन से होंगे? जड़ होगी, तना होगा और पर्ण होगा, रूट, स्टेम, लीफ। ये तीनों क्या होते हैं? पौधे के कायिक भाग होते हैं और इनके द्वारा जनन भी हो जाता है। तो जनन की ऐसी कौन सी विधियां हैं, विशिष्ट विधियां, जिसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? तो देखो, जनन की विशिष्ट विधियां कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो है असंग जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता। एक है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन। और एक है कायिक प्रवर्धन। तो जनन की विशिष्ट विधियां जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक परिवर्धन। ये चार जो जनन की स्पेशल जो मेथड हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं असंग जनन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन असंग जनन, एपोमिक्सिस। असंग जनन के बारे में देखो, एक साइंटिस्ट था हैंस विंकलर। हैंस विंकलर एक साइंटिस्ट था। इसने बताया था कि रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस, जनन की वह विधि जिसमें अर्धसूत्र विभाजन भी नहीं होता और निषेचन भी नहीं होता। ध्यान रखना, इन चारों मेथड में
रिप्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, आपस में निषेचन तो होगा ही नहीं, क्योंकि निषेचन जब हो जाएगा तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, लैंगिक जनन हो जाएगी। और लैंगिक जनन की जो विधियां हैं हमने पढ़ ली, लैंगिक जनन कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। बिना निषेचन की क्या कर रहे हैं, अपने कंप्लीट प्लांट को डेवलप करना है। तो ये बात तो यहाँ पर ध्यान रखना, इन चारों में क्या नहीं होगा, जो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो हैंस विंकलन के अनुसार लैंगिक जनन की को ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन हो न ही निषेचन की प्रक्रिया हो, तो वह क्या कहलाता है, असंजनन कहलाता है। विंकलर, हैंस विंकलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हैंस विंकलर, लैंगिक जनन का ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन न हो, यानी लैंगिक जनन की ऐसी विधि द्वारा हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है न ही निषेचन हो रहा है, क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। असंग जनन कहलाता है। अब असंग जनन कहलाएगा तो ये तो क्या होगी, असंग जनन की डेफिनेशन होगी जिसमें क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यह दो प्रकार का होता है। परिभाषा के अनुसार ये कितने हो गया, दो प्रकार का हो गया। एक तो बीजाणुभिद और एक युग्मकोद्भिद। एक तो हो जाता है बीजाणुभिद स्पेरोफाइटिक और एक हो जाएगा युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइटिक। ये तो क्या है, स्पोरोफाइटिक, और ये हो गया गेमेटोफाइटिक। अब देखते हैं कि स्पोरोफाइटिक क्या होता है। स्पोरोफाइटिक में जो ओव्यूल होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर जो इंटुगमेंट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या करेंगे, एक उसकी जो ट्वेन जो सेल होगी वो क्या करेगी, एक कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेगी। यानी कि अध्यावरण निभागी भाग हो जाएगा, अध्यावरण निभागी और बीजाणुकाय की कोई भी द्विगुणित कोशिका किसका निर्माण कर लेगी, भ्रूण का निर्माण कर लेगी। बीजांड की अध्यावरण इंटीग्मेंट हो गया, निभाग बीजाणु का न्यूक्लियस की कोई भी द्विगुणित सेल भ्रूण का निर्माण कर लेगी, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। जब इंटीग्मेंट की चैलेजा की और न्यूक्लियस की कोई भी सेल होगी वो किसका डेवलपमेंट कर लेगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेती है, तो क्या होता है, स्पोरोफाइटिक कहलाता है। दूसरी बात करें ये युग्मकोद्भिद यानी गेमेटोफाइटिक। गेमेटोफाइटिक में क्या करेंगे कि जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश की कोशिका द्वारा क्या करेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगे, भ्रूण का निर्माण। किससे, भ्रूण कोश की सेल द्वारा क्या करेंगे, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण कर लेंगे। ये भी युग्मकोद्भिद भी क्या होगा, दो प्रकार का हो जाता है, दो प्रकार का होगा। क्योंकि भ्रूणकोश में आपने देखा होगा, भ्रूणकोश में एक तरफ तो क्या होती है, प्रतिमुखी कोशिका होती है, एक तरफ अंड समुच्चय होता है। तो यहाँ पर एक तो क्या होगा, अनिषेक जनन हो जाएगा,
अनिषेक जनन, और एक हो जाएगा अपयुग्मन। अपयुग्मन अनिषेक बीजता में क्या होगा कि जो अंड कोशिका होगी वो बिना निषेचन के ही क्या करेगी, एम्ब्रियो को डेवलप करेगी। ठीक है, इसको कहाँ पर लिखा जाए, चलो यहीं लिख देता हूँ। बिना निषेचन के अंडा से, ये सॉरी अंडा से नहीं, अंड कोशिका, एग सेल, अंड कोशिका क्या करेगी, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण। ठीक है, और अपयुग्मन में क्या करेंगे, अपयुग्मन को यहां ऊपर लिख देता हूं मैं। अपयुग्मन में क्या हो गया कि जो भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियो शैक जो होता है, एम्ब्रियो शैक में एग सेल के अलावा क्या होती है, प्रतिमुखी कोशिका होती है और सहायक कोशिका भी होती है। वो भी क्या कर ले, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेंगी तो क्या होगा, अपयुग्मन होगा। कौन, सहायक सेल होगी और प्रतिमुखी सेल द्वारा क्या होगा, भ्रूण का निर्माण, क्या हो जाएगा, भ्रूण का कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाएगा। इस प्रकार जो आपकी जो जनन की एक विशिष्ट विधि है उसका थोड़ा सा पार्ट हुआ है कि जनन की विशिष्ट विधियाँ कौन सी, किसे कहेंगे कि जनन की ऐसी विधि जिसमें निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही क्या होगा, एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, वो होता है विशिष्ट विधियाँ होती हैं। विशिष्ट विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, असंजनन हो गया, अनिषेक बीजता हो गया, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक परिवर्तन हो गया। असंजनन किसे कहते हैं, हैंस विंगलन के अनुसार बता रहा है कि बताते हैं कि अलैंगिक जनन की ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए जिसमें क्या हो रहा हो, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा हो, न तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा हो न ही निषेचन, अर्धसूत्री विभाजन में निषेचन न हो, दोनों ही नहीं होते हो, असंजनन कहलाता है। इस डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार ये दो प्रकार का हो गया, एक तो स्पोरोफाइटिक हो गया और एक गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक में क्या होगा कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का इंट्यूगमेंट हो गया, चिलेजा हो गया और न्यूक्लियस हो गया, इसकी कोई भी सेल्स होगी वो द्विगुणित सेल क्या करेंगी, कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेगी। और युग्मकोद विधि में क्या करेंगे कि भ्रूणकोश जो होता है, एम्ब्रियो सेक्स जो होता है, उसकी सेल के द्वारा क्या हो जाएगा, बिना निषेचन के ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। और भ्रूणकोश भी दो प्रकार, ये युग्मकोद भी दो प्रकार का हो गया, अनिषेक जनन और अपयुग्मन। अनिषेक जनन में क्या होगा कि अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया न होने पर ही, बिना निषेचन की अंड कोशिका किस में बदल जाएगी, भ्रूण में डेवलप हो जाएगी, एग सेल किस में, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगी। अपयुग्मन में क्या होगा कि जो सहायक कोशिका होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, वो क्या कर लें, एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर ले। तो इस प्रकार जो असंजनन है उसके बारे में बताया, इससे आगे हम पढ़ते हैं, एक बार इसको नोट करो। असंजनन के प्रकार, वैसे पंचानन माहेश्वरी थे जिसने पुष्पीय पादपों को दो वर्गों में डिवाइड किया था। सबसे पहले अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन में डिवाइड किया था। किसने, इन दो पार्ट में पुष्पीय पादपों किसने डिवाइड किया था, पंचानन माहेश्वरी ने डिवाइड किया था। वैसे असंजनन के कितने हैं, चार टाइप हैं, अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक भ्रूणता हो गया और कायिक असंजनन हो गया। तो एक एक को स्टडी करते हैं कि अनावर्ती असंजनन क्या होता है। कि जो एमएमसी होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल होती हैं, उसमें जनरली क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती इनमें। तो अनावर्ती में क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आपको पता है कि अगुणित सेल का डेवलप होता है, तो अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। यह अनावर्ती जो असंजनन है वो भी दो प्रकार का होता है कि अगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अपयुग्मन। जो अगुणित अनिषेक जनन है उसमें मैंने बताया होगा कि जो एग सेल होती है वो बिना निषेचन की क्या कर लेगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेगी। तो इसमें एग सेल बिना निषेचन के ही अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर कैसा बनेगा, अगुणित भ्रूण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और इसका अध्ययन किया था एक साइंटिस्ट थे, जॉर्जेंस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1928 के समथिंग क्या किया था, इसकी स्टडी की थी।
अगुणित एपोमिक अपयुग्मन की बात करें तो अगुणित अपयुग्मन क्या होगा कि एग सेल जो होगी, अंड कोशिका होगी, उसके अलावा जैसे और कोशिकाएं होंगी, कौन सी, प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका, वो क्या कर लेंगी, जो उसकी 2n सेल द्विगुणित जो कोशिकाएं होती है वो डेवलप होके एम्ब्रियो का डेवलप कर लेंगी। अंडे के अलावा मादा युग्मोद्भिद की सेल, मादा युग्मोद्भिद की सेल कौन सी हो जाएंगी, या तो सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, ये अपने आप को डेवलप करेंगी 2n कोशिका और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर किसमें होता है ये सब, धतूरे और मक्का में। नेक्स्ट टाइप है पुनरावर्ती या युग्मकोद्भिद असंजनन बोलते हैं इसको, पुनरावर्ती असंजनन, और या इसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद असंजनन। इसमें क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अनावर्ती में तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और पुनरावर्ती में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। नहीं होगा तो एम्ब्रियो कैसा होगा, द्विगुणित होगा, और कैसा होगा, मात्र कोशिका के बिल्कुल समान ही होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। यह भी दो प्रकार का हो जाता है, जनन अप बीजाणुकता और एक हो गया कायिक अप बीजाणुकता। जनन अप बीजाणुकता की बात करें तो इसमें भ्रूणकोश का विकास किससे होगा, भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियो सेक जो होता है उसका डेवलपमेंट आर्कियोस्पोरियम जो सेल होती है उससे होगा, और फिर जो एम्ब्रियो सेक बनेगा, भ्रूणकोश जो बनेगा उससे क्या करेंगी, उसकी जो 2n सेल होगी वो क्या करेंगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगी। और 2n सेल कौन सी, वो भी एग वाली सेल, तथा भ्रूणकोश की एग सेल, कौन सी, एग सेल जो होती है अंड कोशिका होगी वो 2n द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट है अपस्थानिक भ्रूणता, या इसको बोलते हैं बीजाणुभिद, स्पोरोफाइटिक बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मैंने बता दिया, ये या तो न्यूक्लियस से होगा या इंटीग्यूमेंट से होता है। इसकी कोई भी 2n सेल होगी वो अपने आप को डेवलप करके क्या बना लेगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेंगी, भ्रूण का निर्माण कर लेंगी। जैसे कि इसमें हो सकता है नींबू और आम में ऐसा करवाया जा रहा है। कायिक असंजनन की बात करें तो पुष्प के स्थान पर क्या हो जाती है, या तो पत्र कलिकाएं आ जाएंगी या कायिक परिवर्तन आ जाएगा, और ये क्या करेंगे, पादप पर रहती ही क्या कर लेंगे, अपने आप को अंकुरित कर लेती है, जर्मिनेट कर लेती है, जैसे प्याज और अगेव। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार ये तो क्या हो गए, असंजनन के 4 प्रकार हो गए, अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपस्थानिक और कायिक, ये 4 इसके टाइप्स हो गए। तो नोट करो इसको एक बार, फिर से आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो असंजनन का महत्व है, असंजनन का महत्व। असंजनन के बारे में हमने पढ़ लिया, तो उसका क्या क्या महत्व है। उसका एक महत्व होगा क्लोन तैयार करने में, क्लोन तैयार करने में। असंजनन से कैसे क्लोन तैयार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्यों, क्योंकि क्या नहीं हो रहा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ठीक है, क्लोन तैयार कैसे किया जा सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्लोन क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है जिस मात्र पादप से प्राप्त किया गया है उसकी संतति वैसी ही हो, कॉपी। ठीक है, हुबहू कॉपी हो। दूसरा हो जाएगा क्लोनिक संतति, ये भी सेम इसी का जैसा है, क्लोनिक संतति तैयार करने में। इसका रीजन आप अर्धसूत्री विभाजन बता सकते हो, या क्या होता है इसमें लैंगिक जनन न होकर क्या होगा, अलैंगिक जनन होता है। क्योंकि क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, ऐसा मत कह देना जिसमें एक जनक ही भाग लेता है जनन प्रक्रिया में, नहीं। कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें फ्यूजन की जो गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, वो आपस में फ्यूज नहीं होते, निषेचन उनमें नहीं होता, वो क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा
लाभकारी जो लक्षण होते हैं, जो फसली पादप होते हैं, फसली पादपों में जो लाभकारी लक्षण होते हैं उनको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। फसली पादपों में लाभकारी लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या होंगे, जो लाभकारी लक्षण हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो फसल के लाभकारी लक्षण होंगे उनको लंबे समय तक क्या किया जाएगा, संरक्षित करके रखा जाएगा। और एक हो जाएगा संकर बीजों का उत्पादन करना। संकर बीजों का उत्पादन कैसे, क्योंकि इसमें दूसरे लक्षण तो आ नहीं रहे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो नहीं रहा। कौन सा हो रहा है, अलैंगिक जनन ही हो रहा है। तो इसलिए जो संकर बीज है उनमें कोई दूसरे लक्षण नहीं आएंगे, इसलिए संकर बीजों का उत्पादन भी आसानी से हो पाएगा। इस प्रकार क्या होता है, इसका असंजन का महत्व है। क्या करने में, क्लोन तैयार करने में, क्लोनिक संतति तैयार करने में, फसली पादप होते हैं उनमें लाभकारी लक्षण को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के, और बीजों संकर बीजों के उत्पादन में। इस प्रकार ये क्या हो गया, असंजनन का महत्व हो गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एनिसेक बीजता। तो नोट कर लिया होगा इसको। तो देखो एनिसेक बीजता, एनिसेक बीजता में होता क्या है कि होने को तो जो फल होता है उसमें बीज का निर्माण तो होता है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, बीज का निर्माण तो होगा, लेकिन बीज का निर्माण किससे होगा, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल की कोई भी सेल होगी उसमें क्या होगा, वो 2n कोशिका वो डेवलप होकर किसका निर्माण कर लेगी, बीज का निर्माण करेगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगी। तो दूसरा कौन सा है, एनिसेक बीजता। एनिसेक बीजता में क्या होगा कि बीज का निर्माण तो होगा ही, ये तो जरूरी, ये तो लिख ही दिया, बीज का निर्माण तो होता है। लेकिन बीज का निर्माण किससे होता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड की कोई भी कोशिका होगी 2n कोशिका, वो विकसित होकर किसका निर्माण कर लेगी, भ्रूण का, और भ्रूण से बीज का निर्माण हो जाएगा। या जो एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोष जो होता है, जो असामान्य भ्रूण कोष होता है, उसकी कोई भी सेल क्या कर लेगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेगी। क्या करेगा, बीज का निर्माण बीजांड की 2n सेल से या असामान्य भ्रूण कोष की 2n सेल द्वारा, 2n सेल द्वारा क्या कर लेंगे, भ्रूण से किसका निर्माण हो जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा, द्वारा बीज का निर्माण होता है। यहां पर ध्यान रखना कि जिस सेल से या जिस मात्र कोशिका से ये बना है वो उसी के समान होता है। बीज किसके समान बनेंगे, बीज मात्र कोशिका के समान बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अर्धसूत्री विभाजन तो हो ही नहीं रहा। अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नए लक्षण इसमें आएंगे, और अर्धसूत्री विभाजन न होने की वजह से ये क्या होगी, जो मदर सेल होती है इसकी उसी के समान ये होता है। ठीक है, तो एनिसेक बीजता कंप्लीट। इसमें बीज बनते हैं, बीज किससे, या तो बीजांड की कोई भी 2n कोशिका होगी या असामान्य भ्रूण कोष। ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये बाहर की ओर क्या होते हैं, इंट्यूगमेंट होते हैं, अध्यावरण होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। या तो ये जो ओव्यूल हो गया ये बीजांड, इस बीजांड में हो सकता है कि इसकी प्रतिमुखी कोशिकाएं हों। ऊपर तो कौन सी होती है, अंड कोशिका, क्योंकि बीजांड द्वार की तरफ होती है। प्रतिमुखी कोशिका नीचे की ओर होती है, तृतीय केंद्र नीचे की होता है।
ये क्या करेगा, ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप करके बीज का, सीड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नोट करो इसको, फिर ऐसे आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन, चौथी विधि पादप जनन की विशिष्ट विधियों में चौथी विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या किया जाएगा कि जो आर्थिक महत्व के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, एक सीमित समय में ही अधिक संख्या में उत्पादन किया जाता है, वो विधि होती है सूक्ष्म प्रवर्धन। जैसे आर्थिक या व्यवसायिक के जैसे औषधियाँ वगैरह हैं, वन्य पादप हैं, इनको क्या किया जाएगा, इस सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा जनन करवाकर कम समय में ही अधिक संख्या में इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो इसमें देखो कैसे जो कम समय में ही प्लांट्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, कोई भी सेल होगी, किसी भी प्लांट की क्या ले लेंगे, सेल ले लेंगे, उत्तक, अंग या तंत्र, इसको ले लेंगे। इनको लेने के बाद में एक रासायनिक रूप से तैयार किया एक माध्यम होता है, उस पर इसको डालेंगे, किसमें, कल्चर मीडिया होता है, कल्चर मीडिया पर संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडिया को क्या बोलते हैं, संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम रासायनिक रूप से तैयार किया होता है। इस कल्चर मीडिया पर जो जैसी परिस्थितियां सेल, टिश्यू या ऑर्गन, अंग या सिस्टम को, इनको डेवलप करने के लिए जैसी इनकी परिस्थितियां चाहिए, जैसे इनको आवश्यक वातावरण होता है, वो इनको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन वगैरह काफ़ी मौजूद होते हैं। तो संवर्धन माध्यम पर इसको संवर्धित करने के बाद में यहाँ पर इसका क्या प्राप्त होता है, कैलस, क्या प्राप्त किया जाता है, कैलस प्राप्त किया जाता है। संवर्धन माध्यम पर क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, किसको, सेल, कोई भी प्लांट होगा जिसका अपने को क्या करना है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा जनन करवाना है, तो उसका या तो सेल ले लेंगे, प्रोटोप्लाज्म ले लेंगे, टिश्यू, ऑर्गन, इनको संवर्धन माध्यम पर डालेंगे। संवर्धन माध्यम पर करने के बाद में क्या किया जाता है, कैलस प्राप्त किया जाता है। कैलस क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक समूह होता है जिनको विभेदित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल है, सेल यहाँ पर क्या कर रही है, कोशिका अपने आप को वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रही है, वृद्धि करने के बाद में एक क्या बना लेती है, एक गुच्छे के रूप में, या इसको बोल सकते हैं अविभेदित समूह के रूप में अपने आप को डेवलप कर लेती है, विकसित कर लेती है। विकसित करने के बाद में यहाँ पर क्या कर ली जाती है कि इनमें शूट सिस्टम डेवलप होने लगता है। क्या किया जाता है, शूट सिस्टम, परोह और जड़ को विकसित किया जाता है। क्या करवाया जाता है, परोह प्लस जड़ों को क्या करवाया जाएगा, विकसित। परोहों को, शूट सिस्टम को क्या करवाया जाएगा, डेवलप करवाया जाएगा। डेवलप करवाने के बाद में इनको क्या करवा दिया जाएगा, जो छोटे छोटे जो पॉट्स होते हैं, गमले होते हैं, उनमें इनको क्या करवाया जाएगा, रोपित करवाया जाएगा। जैसे इनको अनुकूलित वातावरण मिलेगा, क्या करेंगे, अनुकूलित वातावरण होने पर इन्हें छोटे पॉट्स में लगाया जाता है। छोटे छोटे गमलों में क्या कर दिया जाए कि इनको रोपित करके, अलग अलग करके, क्योंकि कैलस से क्या था कि कोशिकाओं का संगठित समूह था जिसको अविभेदित नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते, अविभेदित समूह था। फिर इनमें धीरे धीरे क्या हुआ, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप कराया गया। डेवलप कराने के बाद में इनको क्या किया गया कि जो अनुकूलित, जब इनका वातावरण आया, इनके लिए एडेप्टेशन जब हुआ कि जैसे इनको वातावरण चाहिए, उस वातावरण में आने के बाद इन्हें क्या कर दिया गया, छोटे छोटे जो गमले थे उनमें लगाया गया। उनको लगाने के बाद में और इनको क्या कर दिया गया, वातावरण के बाहर लगाया, बाह्य वातावरण में छोड़ दिया गया। क्या किया गया, इनको बाह्य वातावरण में रोपित किया। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि क्या होगी, ये जिस प्लांट्स का अपने को सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा जनन करवाना होता है, उसमें क्या कर लेंगे, कोई भी सेल ले लेंगे, कोई भी टिश्यू, कोई ऑर्गन या सिस्टम ले लेंगे,
उस सिस्टम को जो संवर्धन माध्यम होता है, कल्चर मीडिया होता है, उस पर संवर्धित किया जाता है। वहाँ पर इसको क्या करवाई जाती है, ग्रोथ करवाई जाती है, वृद्धि करवाई जाती है। वृद्धि कराने के बाद में ये किसका निर्माण कर लेता है, कैलस का निर्माण कर लेता है। कैलस क्या होता है कि अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसको अलग नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में इसमें प्ररोह है और शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को क्या करवाया जाता है, डेवलप करवाया जाता है। प्ररोह जड़ों को विकसित करवाया जाएगा। जब ये विकसित हो जाएंगी तो जैसे इनको लिए अनुकूलित वातावरण होगा, होने पर इनको छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं, गमले होते हैं, इनमें इनको क्या करा जाएगा, लगाया जाएगा और बाह्य वातावरण में इनको छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार कम समय में ही अधिक प्लांट्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इस विधि द्वारा कम समय में अधिक प्लांट्स को विकसित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा जैसे आर्किड्स जैसे पादपों को क्या किया जा सकता है, किया गया है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा विकसित किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं हम आर्किड। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं जो आप बता सकते हैं कि आर्किड जैसे प्लांट्स को भी इस विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, डेवलप करके ये बात साबित की है कि कम समय में क्या किया जा सकता है, अधिक प्लांट्स को डेवलप किया जा सकता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन विधि आपको समझ में आई कि कोई भी टिश्यू होगा उसको कल्चर मीडिया पर डालेंगे, कल्चर मीडिया पर डालने के बाद केलस तैयार किया जाएगा। केलस के बाद में इसको रूट और शूट सिस्टम डेवलप होने के बाद में, अनुकूलित वातावरण होने के बाद में इनको गमले में रोपित करके बाह्य वातावरण में रोपित किया जाता है और एक कंप्लीटली प्लांट तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्लीट प्लांट आपको तैयार मिलेंगे और कम समय में ही अधिक प्लांट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो इसे। लास्ट है, फोर्थ है कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन क्या होगा कि पौधे कायिक भाग होंगे, उनसे क्या कर लेंगे हम, कंप्लीटली प्लांट का डेवलपमेंट कर लेंगे। जैसे कायिक भाग कौन से होंगे, जड़, तना, पत्ती या पुष्प की जगह पर क्या पाए जाएंगे, पुष्प, कलिका, ये सब पाए जाने की वजह से क्या कर लेंगे, एक कंप्लीटली प्लांट का डेवलपमेंट कर लेंगे। ठीक है, पौधे का एक भाग कौन से हो गए, जड़, तना, पत्ती। जड़ भी क्या करेगी, कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट कर लेगी। तो इसके बाद में हम देखते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब हो गया कि जो भ्रूण होता है, बीज होता है, उसमें एक ही भ्रूण पाया जाता है। बीज के अंदर केवल एक ही भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक बीज के अंदर ही कई भ्रूण पाए जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो क्या लिखोगे, एक ही बीज के अंदर अनेक भ्रूण का विकास होना बहुभ्रूणता कहलाता है। विकास होना बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, बहुभ्रूणता के बारे में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बहुभ्रूणता के बारे में बताया था, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बहुभ्रूणता के बारे में किसने बताया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिसने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी या जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था, वही यही है। कब, 1719 में। किस पर, संतरा के बीजों में। सबसे पहले संतरा के बीजों में बहुभ्रूणता के बारे में पता किया था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरा के बीजों में क्या की थी, बहुभ्रूणता की खोज की थी। वैसे बहुभ्रूण होते तो हैं, लेकिन जैसे जैसे बीज की अलग अलग स्टेज होती हैं, वहाँ पर ये जो भ्रूण होते हैं एक बीज के अंदर ही, वो समाप्त होते जाते हैं।
बीज की अलग अलग अवस्थाओं में उपस्थित अनेक भ्रूण नष्ट होते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक प्लांट ऐसा होता है जिसको अंकुरित होने के बाद में उसमें बहुभ्रूणता विकसित हो जाती है। उस प्लांट का नाम जरूर ध्यान रखना, उसका नाम है वेंडा। वेंडा नामक एक प्लांट होता है, जब ये अंकुरित होता है तो उस समय इसमें क्या आ जाती है, बहुभ्रूणता विकसित हो जाती है। वेंडा नामक प्लांट में अंकुरण के समय बहुभ्रूणता विकसित हो जाती है, ठीक है। नोट करो, फिर इसके बाद में हम बहुभ्रूणता के कारण देखते हैं। अब देखो बहुभ्रूणता के कारण, किस कारण से बहुभ्रूणता होती है। वैसे आपको बता दूं कि बहुभ्रूणता सिर्फ किसमें, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी दोनों में देखी जाती है। अनावर्तबीजी होते हैं जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, उसमें बहुभ्रूणता तो सामान्य लक्षण होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें एक विशिष्ट लक्षण होता है। ये सिर्फ कुछ प्लांट्स ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे नींबू, संतरा, तंबाकू, स्ट्रॉबेरी, ये सब बहुभ्रूणता प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना, बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म प्लांट का सामान्य लक्षण है और एंजियोस्पर्म का कुछ ही प्लांट्स प्रदर्शित करते हैं। तो बहुभ्रूणता के कारण हैं, देखो जैसे पहला कारण है विदलन बहुभ्रूणता, कि क्लीवेज की प्रक्रिया हो जाए। कि किसमें हो जाएगा विदलन, कि जायगोट जब बन रहा है, भ्रूण ये युग्मनज जब बन रहा है, उसमें क्या होगा, क्लीवेज हो जाए। या प्राक भ्रूण यानी प्रो एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है तो उसके दौरान भी क्या हो जाए, जब ये क्लीवेज होता है तो उसके दौरान क्या बनते हैं, अनेक भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे इसमें दे रखा है जायगोट और प्राक भ्रूण में विदलन द्वारा बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यूलोफिया नामक एक आर्किड होता है, उसमें क्लीवेज के 3 कारण दे रखे हैं कि किस कारण से अलग अलग तरीके से जो क्लीवेज होता है, विदलन होता है, उससे बहुभ्रूणता बनती है। पहला है जायगोट में अनियंत्रित विभाजन होगा। अनियंत्रित विभाजन होने से क्या बन जाएगा, एक सेल्स का एक गुच्छा बन जाएगा, और ये निभागीय भाग होगा, जो चलेजा भाग होता है उसकी तरफ क्या करेंगी, सेल क्या करेगी, वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके क्या करेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी। ठीक है, पहला कारण हुआ कि जायगोट में अनियंत्रित विभाजन होगा, कोशिकाओं का ग्रुप समूह बनेगा, और चलेजा वाले भाग की तरफ ये सेल क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी, और वृद्धि करके क्या करेंगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगी। दूसरा है जो प्रो एम्ब्रियो होता है, प्राक भ्रूण से कलिकाएं निकलेंगी, और ये प्रत्येक कलिका क्या करेगी, एक भ्रूण का निर्माण कर लेगी, एक भ्रूण का निर्माण कर लेगी। जो नेक्स्ट है प्राक भ्रूण शाखित हो जाएगा। शाखित मतलब तंतु में भ्रूण बनाएगा, और ये तंतु जो प्रत्येक तंतु है वो भी क्या करेगा, तंतु या शाखा एक भ्रूण का निर्माण करेगी। जितने तंतु होंगे उतने ही भ्रूण का निर्माण होगा। ये किसकी बात करें, एक बीज के अंदर ही कर रहे हैं बात, क्योंकि एक बीज के अंदर ही क्या पाए जाएंगे, अनेक भ्रूण होंगे, एक से अधिक भ्रूण होंगे। नेक्स्ट है बहुभ्रूणता कारण, देखो कि अंड कोशिका के अतिरिक्त, क्योंकि अंड कोशिका क्या करती है, भ्रूण का डेवलपमेंट करती है, तो अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की कोई अन्य कोशिका होगी, वो क्या करेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी। अन्य कोशिकाएं कौन सी होंगी, मैंने बताया था आपको, या तो सहायक कोशिका होगी या प्रतिमुखी कोशिकाएं होंगी। उनकी जो ट्यून कोशिका होंगी, द्विगुणित जो कोशिकाएं होंगी, वो भ्रूण का निर्माण कर लेंगी। तो निषेचन या अनिषेचन प्रक्रिया में सहायक कोशिका क्या करेंगी, भ्रूण का निर्माण करेंगी, और निषेचन और अनिषेचन प्रक्रिया में या तो द्विगुणित भ्रूण बनेगा या अगुणित भ्रूण का निर्माण होगा। अगुणित कब बनेगा, जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, और द्विगुणित जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। तो अगुणित भ्रूण किस में बनता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना में क्या बनता है, अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, और द्विगुणित भ्रूण किस में होता है, एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा, इसमें क्या बनता है, द्विगुणित भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट कारण है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों का निर्माण, कि बीजांड जो ओवरी होती है, अंडा से होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक बीजांड होगा, उस बीजांड में
कि ओवरी के अंदर बीजांड तो अनेक होते हैं, लेकिन एक बीजांड में ही क्या बन जाए, भ्रूणकोष अलग अलग, खूब सारे या अनेक क्या पाए जाएंगे, भ्रूणकोष। अब भ्रूणकोष ज़्यादा है तो अंडकोशिका भी ज़्यादा होंगी, तो अधिक अंडकोशिका होने पर प्रत्येक अंडकोशिका क्या करेगी, निषेचन करेगी, और निषेचन करने के बाद में भ्रूण का निर्माण करेगी। इस प्रकार क्या हो जाती है, बहुभ्रूणता विकसित हो जाती है। किसमें होता है ये सब, केजुराइना मोन्टाना में। केजुराइना मोन्टाना में क्या पाया जाता है कि एक ही बीजांड में अनेक भ्रूणकोष होते हैं, और प्रत्येक भ्रूणकोष में उपस्थित जो एग सेल होती है, अंडकोशिका होगी, वो निषेचन कर भ्रूण का निर्माण करेगी। लास्ट है, कभी कभी बीजांड में उपस्थित जो बीजांड काय होता है, न्यूक्लियस होता है और इंट्यूगमेंट होता है, उसकी जो द्विगुणित कोशिकाएं होंगी वो सक्रिय होंगी, एक्टिव होकर क्या करेंगी, भ्रूण का डेवलपमेंट करेंगी, और विकसित भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाएगा। कैसे, ये क्या था, इंट्यूगमेंट था, अध्यावरण था, और इसके अंदर भ्रूणकोष था, और ये अंदर क्या भरा हुआ था, न्यूक्लियस भरा हुआ था। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इसके अंदर, इसकी जो द्विगुणित कोशिका होंगी इसके अंदर आ जाएंगी, और अंदर आकर क्या करेंगी, एक भ्रूण का डेवलपमेंट कर लेंगी, या जो इसका अध्यावरण भाग होता है, इंट्यूगमेंट होता है, वो क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण कर लेगा। और इस प्रकार जो भ्रूण बनता है वो क्या होता है, अपस्थानिक भ्रूण कहलाता है। तो बहुभ्रूणता के 4 कारण हैं, विदलन हो गया, अंडकोशिका के अलावा जो भ्रूणकोष की अन्य कोशिकाएं होंगी जैसे सहायक और प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण कर लें। अंडकोशिका में एक ही बीजांड में क्या पाया जाएगा, अनेक बीजांड ये भ्रूणकोष होंगे, और एक बीजांड में उपस्थित जो बीजांड काय होता है और अध्यावरण होता है उसकी द्विगुणित कोशिका क्या कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले। तो बहुभ्रूणता के कारण नोट करो, उसके बाद में इसका महत्व देखते हैं, क्या महत्व है। का महत्व या सार्थकता, कि बहुभ्रूणता का क्या महत्व है। तो बीजांड काय से विकसित जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण कौन सा बन रहा था, अपस्थानिक भ्रूण। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अपस्थानिक भ्रूण क्या बन रहा था, अपस्थानिक भ्रूण बन रहा था। और वो अपस्थानिक भ्रूण किसके समान होता है, मात्र पादप के समान ही होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस या इंट्यूगमेंट के द्वारा ही क्या बन रहा था, विकसित हो रहा था, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, इसलिए क्या होगा, मात्र पादप के समान ही होगा, मदर प्लांट के समान ही होगा। नेक्स्ट है, कोशिकाएं से न्यूक्लियस से विकसित भ्रूणों से प्राप्त प्लांट ओज से भरपूर होते हैं। ओज का मतलब हो गया कि ये ऊर्जा से भरपूर होते हैं, इनमें सहन शक्ति ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियस से जो भ्रूण बनेगा, भ्रूण से प्लांट बनाएंगे, वो क्या होते हैं, ओज होते हैं, ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं। बीजांड का या न्यूक्लियस से विकसित जो भ्रूण होते हैं वो क्या होंगे, रोग रहित होंगे, क्योंकि इसमें 2n कोशिका होगी कोई, न्यूक्लियस की क्या कर रहे हैं, द्विगुणित कोशिका होगी, और वो विकसित होकर क्या बना रही है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करिए, और वो एम्ब्रियो कैसा होगा, रोग रहित होगा। अगुणित भ्रूण का कोशिका विज्ञान में क्या होता है, उपयोग, महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। साइटोलॉजी में क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। अगुणित भ्रूण को कोल्चिसिन द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उपचारित करके इनसे क्या करवाई जाएगी, समयुग्मकी वंशावली, जो समान इनके युग्मक हैं उनके एक वंशावली तैयार कर ली जाएगी। और यह किसमें, पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अगुणित पादपों को कोल्चिसिन में डुबाएंगे, डुबाने के बाद में समयुग्मकी यानी जो समान युग्मक हैं उनकी क्या कर लेंगे, वंशावली जनरेशन तैयार कर लेंगे, विकसित कर लेंगे, और यह क्या होगी, पादप प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इस प्रकार अपना बहुभ्रूणता टॉपिक कंप्लीट, और इसी के साथ पादप की जो पादप प्रजनन की जो विशिष्ट विधियां थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।